स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी ध्यान देना है, अब पेज नंबर 15 में आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ 15 में एक बार फिर से देखो। व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय ए लेटर सेंट बाय द पोस्ट, मिला? वहां पर एक लाइन अंडरलाइन किया था आपको, गोल्डन रूल इज proposal become firm by the contract the moment acceptor has posted the letter of acceptance, याद है ना? चलो अगले पेज में आओ। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलीक्स और फैक्स, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर टेलीफोन या फैक्स या टेलीक्स से अगर हमने कम्युनिकेट किया तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन तुरंत होता है। अगर ईमेल किया कम्युनिकेशन क्या होगा, तुरंत होगा। लेकिन अगर टेलीफोन से किया है और हाँ बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, लेकिन उस समय लाइन क्या था, डिस्टर्ब था और सामने वाले को पता नहीं चल पाया, तो ये नहीं माना जाएगा प्रॉपर एक्सेप्टेंस। आपको और फिर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, देखिएगा पेज नंबर 60. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of those conditions are also conveyed by the offeree, again tacitly or without him even realizing it. Tacitly का मतलब silently होता है। तो ये जो special conditions हैं, इसमें generally acceptance silently convey कर दिया जाता है, या फिर सामने वाले को realize भी नहीं होता और हम convey कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बस में एंटर किया और मैंने कॉइन डाल दिया, तो इसका मतलब है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए किसी को बताने की जरूरत है नहीं, और हम अपने डेस्टिनेशन पर आराम से जा सकते हैं। या फिर आप ट्रेन में बैठते हो, राइट, टिकट पहले लेते हो कि ट्रेन में सफर करने के बाद पहले ले लेते हो? तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो, टिकट आप ऑलरेडी आपके पास होता है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये टैसिटली होता है, मतलब साइलेंटली होता है। कम्युनिकेशन आगे देखो। फॉर इंस्टेंस वेयर ए पैसेंजर अंडरटेक्स अ ट्रैवल, द कंडीशंस ऑफ ट्रैवल आर प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द टिकट। तो ट्रैवल के कंडीशंस कहाँ प्रिंटेड होते हैं? टिकट के बैक पर जनरली प्रिंटेड होते हैं कंडीशंस। समटाइम्स दीस स्पेशल कंडीशंस आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पैसेंजर, समटाइम्स नॉट। तो कई बार पैसेंजर को बताया जाता है, कई बार बताया भी नहीं जाता। मतलब आप देखेंगे जनरली किसी शॉप से आप ड्राइविंग करवाने के लिए कपड़े दीजिए, तो आप देखेंगे जो इनवॉइस देगा ना, वो आपको उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस लिखे होते हैं। तो वो कंडीशंस आपको वो बताता तो नहीं है, लेकिन आप भी मान लेते हैं कि हाँ ये कंडीशंस अप्लाइड है और आप काम कराते हो उससे। समझ में आ रहा है? आगे देखो। In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket. तो जैसे वो ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीदता है, तो वो कंडीशंस को मान लेता है कि वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अगर आप एयरलाइन का टिकट खरीदोगे ना, एयरलाइन का आपको ईमेल आएगा ना, आप देखना 2-3 पेज का होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं है। वो कंडीशंस होते हैं, स्पेशल कंडीशन, जो एसएससी पर यानी जो ट्रैवलर है उस पर बाउंड होते हैं। ओके, अगला पॉइंट। When someone travels from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in a small letter bracket में in a non-computerized train ticket. Even these are not printed. कई बार ये printed भी नहीं होता। Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office. कई बार ये notice board में displayed होता है, which passenger may not have cared to read, जिसको कोई परवाह नहीं करता पढ़ने के लिए। The question here is whether these conditions can be considered to have communicated to the passenger of airline. क्या ये माना जाएगा कि communicate कर दिया गया है पैसेंजर को? And can the passenger be treated as having accepted the conditions? क्या ये माना जाएगा कि जो पैसेंजर थे उन्होंने कंडीशंस को मान लिया है? Answer is yes. Answer is affirmative. Yes. तो अगर आपके मन में संदेह है, डाउट है, तो आप पहले से सारा क्लैरिफिकेशन क्या करिए, ले लीजिए। आगे The answer to the question is an affirmative. Affirmative मतलब yes, हाँ माना जाएगा कि पैसेंजर को ये सब पता था, terms condition. And was so held in मुकुल दत्ता versus Indian Airlines.
where the plaintiff यानी complainant had travelled from Delhi to Kolkata by air and the ticket bore conditions in fine print. टिकट में टिकट के पीछे कुछ कंडीशन लिखे हुए भी थे, फाइन प्रिंट मतलब बहुत छोटे अक्षरों में, और पैसेंजर ने कहा नहीं मुझे वो पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया था, तो ये सब बाद में वो नहीं कह सकता. ओके, yet another example is wherever a launderer gives his customer a receipt for cloth receipt for washing. लॉन्ड्री के लिए आपने कपड़े दिए लॉन्ड्रर को और उसने एक रिसिप्ट दिया. द रिसिप्ट कैरीज स्पेशल कंडीशंस दैट आर टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर. तो मुझे स्पेशल कंडीशन से माना जाएगा वो कस्टमर को बता दिया गया है. एंड देयर इन अ टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशंस इज इंप्लाइड बाय द कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसिप्ट. और माना जाएगा कस्टमर ने इन कंडीशंस को क्या किया है, मान लिया है. केस लॉ लिली वाइट वर्सेस मनुस्वामी. Fact: he delivered some clothes to dry cleaner for which he received a laundry receipt containing a condition that in case of loss, customer would be entitled to claim 15% of the market value of the lost article. अब समझना मामला क्या था, डिस्प्यूटेड मामला. एक लेडी ने अपनी साड़ी लॉन्ड्री के लिए दी थी और उसने रिसिप्ट पर पीछे लिखा हुआ था कि इनके अगर वो साड़ी लॉस्ट हो गई या जो भी प्रोडक्ट है लॉस्ट हो गया तो उस प्रोडक्ट की कीमत का कितना मिलेगा, 15% वो रिवर्स करेंगे, ऐसा लिखा था. और बाद में वो साड़ी गुम हो गई तो वैसे केस में उन्होंने 15% क्लेम देने का प्रॉमिस किया, बोला इतना हम देंगे. लेकिन यहाँ पर कस्टमर का कहना था मेरी साड़ी बिल्कुल क्या थी, नहीं थी, एकदम न्यू. तो वैसे केस में मुझे साड़ी की पूरी कीमत चाहिए, 15% लेने से काम नहीं चलेगा. बताओ क्या होगा, पूरा मिलेगा या 15%? 15%, क्योंकि 15% क्या है लिखा हुआ है, बोलो. अब देखो आगे यहाँ क्या हुआ. Held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the साड़ी from the dry cleaner. यानी लिखा होने से कुछ नहीं होता. कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो टर्म्स लिखे हैं रीजनेबल नहीं है, तो इसलिए उसे साड़ी की पूरी कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि रीजन था साड़ी क्या थी, न्यू थी, और उसको एविडेंस देना पड़ेगा परचेज का कि कब खरीदा, कितने में खरीदा. सारे एविडेंसेस उसने दिया होगा, तभी जाकर कोर्ट ने सारे सर्कमस्टेंसेस को चेक करके उसके बाद डिसाइड किया. इन द केसेस रेफर्ड अबव द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट अ प्रोटेस्ट एंड हिंस अमाउंटेड टू टैसिट एक्सेप्टेंस. तो ध्यान से सुनो अभी, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल नहीं है तो वैसे केस में टैसिट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, मतलब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. समझ गए अभी? यानी कोर्ट के पास बहुत पावर है यहाँ पर. क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट टॉपिक है छोटा सा. स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले से प्री प्रिंटेड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो ये भी चलेगा, अलाउड है. मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे बैंक लोन आप लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहता है उसका, प्रिंटेड होता है. हायर परचेज एग्रीमेंट में आप जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिंटेड होता है. मतलब आपने गाड़ी खरीदी इंस्टॉलमेंट में, कार खरीदा 5 साल के लोन पर 60 इंस्टॉलमेंट, तो वैसे केस में उस लोन का एग्रीमेंट जो होगा हायर परचेज एग्रीमेंट पहले से प्रिंटेड होगा, राइट. LIC पॉलिसी पहले से प्रिंटेड होगा. It is well established that a standard form of contract can be enforced on another which is subjectively unaware of the content of the document. अब बाद में वो जो पार्टी है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था, साइन मार दिया सारे कॉन्ट्रैक्ट पर, हर पेज पर, लेकिन बाद में बोल रहा है कि मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, उसको मैं नहीं जानता था ये क्या है. तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं. और एक बात और, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं ऑलवेज वो बैंक के लिए फेवरेबल होते हैं, आपके लिए नहीं. अगर आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं तब तक तो सब ठीक है. अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो जो टर्म्स कंडीशंस आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा वो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट होगा. जैसे उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, पेनल इंटरेस्ट, लेट फाइन, वो सब बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, आपको ज्यादा. जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आप टाइमली पैसे चुका दें तो बहुत अच्छा है, क्रेडिट कार्ड बहुत फायदेमंद होता है जो डिसिप्लिन कस्टमर होते हैं, जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं. लेकिन जो इनडिसिप्लिन है उनके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत नुकसान का सौदा है, क्योंकि अगर ड्यू डेट पास हुआ तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज होता है, मोर देन 2% पर मंथ.
यानी साल का 24% से भी ज्यादा, तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए बोला जाता है क्रेडिट कार्ड जो रखना है अपने पास, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी एक ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार है, तो आपको बहुत संभल कर चलना है। क्रेडिट कार्ड मतलब लोन एक तरह का, पहले खर्च करो बाद में पेमेंट करो, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे हमें नुकसान होता है हर समय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट कार्ड रखने से बहुत फायदा होता है अगर आप डिसिप्लिन हैं तो। समझ में आ रहा है? अगर आपको ड्यू डेट पता है और आप अपने ड्यू डेट के पहले ही अपने पेमेंट्स को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो बहुत अच्छा सौदा है, ये बहुत फायदा होता है। मेरे पास कम से कम 4-5 क्रेडिट कार्ड हैं और मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आपने सुना होगा बहुत फ्रॉड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आप सस्पिशियस वेबसाइट पर उसे यूज ना करें। जनरली कहाँ यूज करें? स्टैंडर्ड वेबसाइट पर, जैसे जो पॉपुलर साइट्स हैं वहां पर इस्तेमाल करें। दूसरा, आप जब भी ऐसा कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखिए तुरंत आप ब्लॉक करवा सकते हैं अपने कार्ड को। कस्टमर केयर पर फोन करिए, तुरंत ब्लॉक करेगा। और ब्लॉक ही नहीं करेगा, अब वो चेक भी करेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन अनऑथराइज्ड था, अगर ऐसा है तो रिवर्ट भी करेगा। मेरे सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से 2 साल पहले कुछ डॉलर माइनस हो गए, सिंगापुर डॉलर, मतलब पेमेंट हुआ, जबकि मैं उस समय सिंगापुर में नहीं था, इंडिया में था। तो मैंने देखा कि मैसेज आया मेरे पास, तो मैंने देखा तो पेमेंट मैंने किया ही नहीं है, और वो अमाउंट में निकालेंगे तो 18-20 हजार रुपए होते थे। तो मैंने तुरंत कंप्लेंट किया, उन्होंने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया। वो सिस्टम क्या है सुन लो, वो सबसे पहले तुरंत वो अमाउंट को रिवर्स कर देते हैं क्रेडिट कार्ड में, अगर मैंने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है तो। फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि मेरा कंप्लेंट सही है तो फिर वो उस पैसे को चार्ज नहीं करते। वैसे ही मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही ढंग से यूज करेंगे बहुत सारे फायदे होते हैं। अलग अलग साइट पर एक्स्ट्रा आप देखेंगे डिस्काउंट ऑफर रहते हैं एट एनी टाइम। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड पर मिलता है, लेकिन अगर आप उसको सिस्टमैटिकली यूज नहीं करेंगे तो ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसमें जो प्रोविजन होंगे वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाले, पक्का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। A transport carrier accepted the goods for transport without any condition, subsequently issued a circular। दोनों, आपने अपना माल दे दिया ट्रांसपोर्ट वाले को कि मेरा माल मुंबई भेजना, ले लिया उसने, चार्जेस भी ले लिया। बाद में उसने एक सर्कुलर इशू कर दिया और सबको मेल कर दिया अपने कस्टमर को कि ये नए कंडीशन है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। क्या ये सही है? जब आपने उसको पैसे दिए थे, जब आपने माल उसको हैंडओवर किया था, उस समय उसने जो ऑलरेडी टर्म्स कंडीशन सबके लिए अप्लाई कर रखे हैं वो ठीक है, लेकिन देने के बाद अचानक से नया कंडीशन लागू कर देगा, क्या चलेगा? आंसर इज नो, ये सही नहीं है, ऐसा डिसाइड हुआ केस लॉ में। In such a case, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the owners of the goods। तो ये बाइंडिंग नहीं होंगे ओनर्स ऑफ गुड्स पर। रैपिड ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, कोई दिक्कत? तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन ऑफ performance. Explain communication of performance. As we have already discussed in terms of section 4 of the Act, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is meant। ये पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 4 में कि कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है जब वो पर्सन के नॉलेज में आ जाता है जिसको ये दिया गया था। मतलब अब प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं। ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी के नॉलेज में आ गया, तो प्रपोजल क्या हो गया? कंप्लीट, प्रपोजल कंप्लीट है। आगे, as regard acceptance of the proposal, the same could be viewed from two angles। पहला, from the viewpoint of proposer and from the viewpoint of acceptor। और मैं पढ़ा चुका हूँ, from the viewpoint of proposer, when the acceptance is put in a course of transmission, when it would be out of the power of acceptor। अगर एक्सेप्टर उसे जवाब को भेज दे और कुरियर को दे दे तो उसके बाद प्रपोजर विड्रॉ नहीं कर सकता। और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर बोलेंगे अगर
तो ये कंप्लीट हो जाता है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आता है, मतलब जब तक प्रपोजर को पता नहीं चलेगा तब तक एक्सेप्टर उसे वापस ले सकता है। समझ गए? और इसमें कम्युनिकेशन जो होता है कई बार हमें बताना भी नहीं पड़ता, जैसे जनरल ऑफर था तो उसमें हमें कम्युनिकेट करने की भी जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये आपने पढ़ा था कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के केस में, उसने केवल टर्म्स को कंप्लाई किया था बट उसे बताना नहीं पड़ा था, और बाद में कंपनी रेस्पॉन्सिबल मानी गई और कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ा। ये पूरे पैराग्राफ में लिखा है, आप खुद से पढ़ लेंगे, मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ। नीचे खाली देखो लास्ट लाइन, द कोर्ट थस इन प्रोसेस लेट डाउन द फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। मिला? अंडरलाइन करो उसको, उसी पैराग्राफ का आखिरी लाइन, द कोर्ट थस इन प्रोसेस लेट डाउन द फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला, एन ऑफर टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस must contain a definite promise by the offerer that he would be bound provided the terms specified by him are accepted। बोल रहा है कि अगर ऐसा एक ऑफर है जिसमें ऑफरर ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मेरे शर्तों को माना जाए तो मैं बाउंड होऊंगा उस ऑफर के लिए, जैसे कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, स्मोकबॉल कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस बोला था कि आप मेरे स्मोकबॉल को कंज्यूम करिए और आपको इन्फ्लुएंजा होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा $100 या £100 जो भी है। तो वैसे केस में उन्होंने शर्तें बताई थी और बोला था कि हम बाउंड होंगे अगर आप इन टर्म्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। सेकंड, एन ऑफर मे बी मेड टू आइदर ए पर्टिकुलर पर्सन और टू द पब्लिक एट लार्ज। ऑफर केवल स्पेसिफिक हो ये जरूरी नहीं है, ये पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है। एंड थर्ड, if an offer is made in form of promise in return for an act, the performance of that act even without any communication thereof उसको proper acceptance माना जाएगा। तीसरा कंक्लूजन इस केस से निकला था कि अगर उस ऑफर की शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होगा। क्लियर है? ये कंक्लूजन था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी क्या हम अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 70, ये अगला टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। If there are specific requirements governing the making of an offer and acceptance of that offer, we also have a specific law governing their revocation। बोल रहे हैं specific law है revocation के बारे में। In terms of section 4, communication of revocation is complete A, 1, as against the person who makes it when it is put into course of transmission to the person to whom it is made, and so as to be out of the power of the person who makes it। तो अगर जिसने कम्युनिकेट किया है उसके पावर में अब नहीं है उसको वापस लेना, तो वैसे केस में माना जाएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है और उसके पहले वो रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। मतलब अगर बी ने जवाब भेज दिया है तो ए रिवोक नहीं कर पाएगा। ए रिवोक कर सकता है उसके जवाब भेजने के ठीक पहले तक, उसके बाद नहीं। और as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। और जहाँ तक ए का सवाल है, बी ने अगर जवाब भेज दिया है तो जब तक ए को वो बात पता नहीं चल पाती उसके पहले तक बी उसे रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं। The above law can be illustrated as follows। और सब रिपीटेशन है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। नीचे देखो, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। इसको अंडरलाइन करो। एंड व्हेन कैन एन एक्सेप्टेंस बी रिवोक्ड, दोनों को अंडरलाइन करो। So these questions are more important than the question where the revocation is complete. Ordinarily, the offerer can revoke his offer before it is accepted. If he does so, the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer। बोल रहा ऑफर रिवोक कर सकता अपने ऑफर को जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता उसके पहले। अगर एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑफरर ने उसे रिवोक कर दिया है तो फिर ऑफरी एक्सेप्ट भी कर लेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट का जय नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे
अगर मैंने एग्जांपल दिया था कि बारूद से भरी ट्रेन थी और उसमें हम एक तीली जलाएंगे और लगा देंगे तो एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन जलाकर लगाने से पहले वहां से बारूद हटा दिया जाए तब क्या होगा? होगा विस्फोट? नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। आगे, फॉर एग्जांपल, द बिडर एट एन ऑक्शन सेल may withdraw his bid before it is accepted by the auctioneer by fall of hammer। जैसे मैंने बिड शुरू किया और भी लोग बैठे थे, कोई बोला 2 लाख, कोई बोला 3 लाख, मैंने बोला 4 लाख, ये चल रहा था, अभी तक फॉल ऑफ हैमर नहीं हुआ, तो मैं एट एनी मोमेंट क्या कर सकता हूँ? अपना बिड को विड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। लेकिन एक बार हैमर 3 बार नीचे गिरा उसके बाद विड्रॉल नहीं कर सकते। An offer may be revoked by the offerer before his acceptance even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time। सुनो, ऑफरर ने बोला था कि मैं शाम तक इसको ओपन रखूंगा ऑफर को। अगर शाम को एग्जांपल दिया आगे 6 बजे तक तुमने हाँ बोला तो ये ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन शाम को 6 बजे तक आपको जवाब देना होगा, 6 बजे तक ये ऑफर खुला है, ऐसे बोल दिया। अब देखो आगे क्या हुआ, एग्जांपल, एन ऑफर टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन। बेल्स का मतलब होता है कॉटन का एक क्या बोलेंगे, गट्ठर जो बंधा हुआ होता है, वैसे करके 50 बेल्स थे और उसको बेचने के लिए ऑफर किया। एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे। बट बिफोर दैट टाइम एक्स ने उस माल को बेच दिया जेड को, मतलब 6 बजे से पहले बेच दिया। वाई एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स। लेकिन रिवोक करने से मैं नोटिस दे दिया, उसे बता दिया। जैसे शाम को 4 बजे ही एक्स ने वाई को बता दिया कि मैं अब इसे रिवोक कर रहा हूँ अपने ऑफर को और मैं इसे किसी और को देना चाहता हूँ। वाई ने अभी कुछ नहीं बोला और एक्स ने किसको दे दिया? जेड को। और बाद में वाई 6 बजे फोन करता है कि मुझे वो दे दीजिए माल, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही रिवोक किया जा चुका। मतलब ओपन ऑफर को भी रिवोक किया जा सकता है। ओपन ऑफर था जैसे और रिवोक कर दिया। जैसे मैंने एक कंपनी को ऑफर भेजा कि मैं आपको एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड इस रेट में 1 साल तक सप्लाई करने के लिए ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद मार्केट वोलेटाइल हो गया बहुत, तो मैंने तुरंत कंपनी को नोटिस भेजा कि इसके बाद से मेरा ऑफर क्या है, कैंसिल है। तो कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। समझ गए बात को? ओपन ऑफर को भी कभी भी क्या किया जा सकता है, रिवोक, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले रिवोक करना होगा। समझ गए? In terms of section 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete against the proposer। इसमें 2 लाइनें और दोनों ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार लिख लो। पहले लाइन का मतलब लिखो नीचे, फर्स्ट लाइन का मीनिंग है दिस मींस दैट ऑफर कैन बी रिवोक्ड। दिस मींस that offer can be revoked at any time। It means that this means that offer can be revoked at any time before the letter of acceptance is posted by the acceptor। This means that offer can be revoked at any time before the letter of acceptance is posted by the acceptor। Full stop। ये पहला मीनिंग है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर पोस्ट करेगा उसके पहले रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। और सेकंड मीनिंग देखो सेकंड लाइन का। सेकंड लाइन क्या था? An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor। इसका मतलब लिखा रहा हूँ, लिखो उसके बाद। This means that an acceptance can be revoked। This means that an acceptance can be revoked at any time before the letter of acceptance is actually received। At any time before the letter of acceptance is actually received।
by the proposer. Before the letter of acceptance is actually received by the proposer. इन दोनों लाइनों का मतलब बहुत सिंपल है, बार बार बता रहा हूं कि अगर मैं बात करूंगा प्रोपोजर की, तो जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा उसके बाद प्रोपोजर विड्रॉ नहीं कर सकता। और बात करेंगे एक्सेप्टर की, तो जैसे ही प्रोपोजर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, उसने देख लिया, उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकता एक्सेप्टर, रिवोकेशन नहीं हो सकता। यानी रिवोकेशन किस समय तक हो सकता है, ये दोनों पैराग्राफ से एकदम क्लियर है। समझ गए? अगले पेज में आओ। एग्जाम्पल, अब ए प्रपोजल बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट टू टेल हिज हाउस टू बी। बी ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, यानी ए ने भी बी को लेटर भेजा था और बी ने भी ए को लेटर से जवाब दिया था हाँ। A may revoke its proposal at any time or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterward. वही बात साफ-साफ लिखी है एग्जाम्पल में। Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterward. ये बात बार-बार इसलिए रिपीट हो रही है ताकि आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। रिवोकेशन कब तक हो सकता है ये एकदम क्लियर है अभी। हाँ, अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। An acceptance to an offer must be made before that offer lapses or is revoked. The law relating to revocation of offer is same in India and in England, but the law relating to revocation of acceptance is different. Law of revocation of acceptance different है इंडिया में और इंग्लैंड में। In English law, the moment a person expresses acceptance of an offer, that moment the contract is concluded and such an acceptance becomes irrevocable. मतलब सुनो, इंग्लैंड में क्या है लॉ, इंग्लिश लॉ, कि जब बी ने जवाब भेजा कुरियर से ना, उसके बाद अब ना तो ए रिवोक कर सकेगा और ना ही बी भी नहीं कर सकता। जैसे कुरियर लगाया बी ने, वो रिवोक नहीं कर सकता। पर इंडिया में लॉ थोड़ा अलग है, उसमें बी को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि जब वो लेटर ए को मिलेगा और वो देखेगा, उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता, उसके पहले हो सकता है। तो यहाँ पे आके इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डिफरेंस है। क्लियर है पॉइंट अभी? बोलो। इन इंडियन लॉ द पोजीशन इज डिफरेंट एज रिगार्ड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। हालांकि आज के जमाने में ये सब बातें बेमानी हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, इररिलेवेंट हो चुकी हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं लगता है कम्युनिकेशन में। अब तो जमाना ऐसा आ गया है, कम्युनिकेशन लाइव होता है, मतलब तुरंत। समझ में आ रहा है? तो वैसे सिचुएशन में इतना टाइम ही नहीं है और उस केस में डिफरेंस भी अराइज नहीं होने वाला इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। ये डिफरेंस केवल तभी आ सकता है जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से अगर जवाब भेज रहे हैं तब। Contract through post in acceptance, as acceptance in English law cannot be revoked, so that once the letter of acceptance is properly posted, the contract is concluded. In Indian law, the expector can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches the offerer. If the revocation telegram arrives before or at the same time with the letter of acceptance, the revocation is absolute. मतलब सुनो अभी क्या मामला है। मान लो सपोज एक बंदे ने जवाब भेजा बी ने ए को पोस्ट करके कि हाँ जवाब हाँ है, लेकिन सपोज उसको 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं, उसे नहीं एक्सेप्ट करना है, तो उसने तुरंत टेलीग्राम भेजा जिनको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। क्या करती है? स्पीड पोस्ट। अब ये डिपेंड करता है, किस्मत है उसकी कि सामने वाले को कौन सा पहले मिलेगा। अगर उसको स्पीड पोस्ट पहले मिला मतलब रिवोक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पुराना वाला पोस्ट कुरियर ओरिजिनल वाला पहले मिल जाएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर टेलीफोन। The rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are the same for the contract made by the mutual meeting of the party. The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer. अगर टेलीफोन वगैरह का मामला है तो सीधा सीधा एक ही बात है कि
acceptor